हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रदीप यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि इतिहास के बारे में, और ये डिस्कस किया कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और कौन से भाग को कब से कब तक बांटा गया है। तो दोस्तों, उसी के आगे हम शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इसके पहले हमारे दो पार्ट हो चुके हैं, एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया। दोस्तों, आज मॉडर्न इंडिया डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, मॉडर्न इंडिया जो था वो 1757 से आज की तारीख तक है, मतलब बैटल ऑफ प्लासी से आज तक। तो दोस्तों, उसके आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारा आज का इंडिया है, और आज का इंडिया कैसे है, मतलब किस हिसाब से फैला हुआ है। और जब मैंने आपको 16 महाजनपद दिखाए थे, तब उसमें अपना इंडिया कैसा था, मतलब थोड़ा इससे बड़ा था, क्योंकि उस टाइम ये जो पाकिस्तान और ये बांग्लादेश है, ये अलग नहीं हुए थे। तो दोस्तों, आज का इंडिया थोड़ा छोटा हो गया है। अब दोस्तों देखो, जो यूरोपियंस आए उनका आगमन किस हिसाब से हुआ। ये दोस्तों आ तो गए थे मतलब मिडिवल इंडिया के दौरान ही, लेकिन इनको मैंने आपको एक बार समझाने के लिए एक बार और आपको बताया हुआ है कि कौन से जो यूरोपियंस थे वो कौन आए और कौन कौन थे और कब आए। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि सबसे पहले पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अब दोस्तों देखो, आप इसमें देख सकते हो कि हर कंपनी के पीछे ईस्ट लगा हुआ है। तो मतलब ईस्ट क्या है, तो दोस्तों जो यूरोप है वो मतलब ईस्ट में है अपने, इसलिए इनको अपन लोग ईस्ट इंडिया बोलते हैं। ठीक है, बाकी इनके नाम सबके अलग अलग थे। और देखो, सबसे पहले जो पुर्तगाली थे, सबसे पहले वो लोग आए थे, और जो सबसे बाद में गए भी यही लोग, मतलब सबसे ज़्यादा राज इन्होंने किया, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण किसने किया, जो अंग्रेजी सेना थी, जो अंग्रेज लोग थे, सबसे ज़्यादा उन्होंने शोषण किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो पुर्तगाली थे वो 1498 में आए, जो अंग्रेज थे वो 1600 में आए, जो डच थे वो 1602 में आए, जो डेनिश थे वो 1616 में आए, और जो फ्रेंच थे वो 1664 में आए। और आप देख सकते हो कि हेडक्वार्टर और उनकी कैपिटल कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल देख सकते हो। और आइए आगे देखते हैं कि अब इसके बाद क्या हुआ था। अब दोस्तों देखो, मैंने आपको दिखाया हुआ है कि जो जो ईस्ट इंडियन थे, मतलब जो यूरोपियंस थे, वो कहाँ से आए थे। तो दोस्तों, वो समुद्री मार्ग के द्वारा आए थे। दोस्तों, जब वो लैंड के थ्रू आते थे तो उनको बीच में जो बिचौलिए पड़ते थे, उनको इतना टैक्स देना पड़ता था कि उनको ज़्यादा पैसा बचता नहीं था। इसलिए उन्होंने समुद्री मार्ग देखा कि यार यहाँ से कोई बीच में रुकावट भी नहीं है, कोई टैक्स भी नहीं है, और आसानी से काम भी हो जाएगा। थोड़ा दूर देखो इनको पड़ता था, लेकिन देखिए दूर कितना पड़ता था। ये देखिए, आप ये कर्सर देखिए, यहाँ से इनका जो पॉइंट था यूरोपियंस का ये था। तो दोस्तों देखो, यहाँ से पहले यहाँ आए, फिर देखो ऐसे घूमते हुए ये फिर यहाँ आए। जबकि दोस्तों ये सीधे डायरेक्टली ऐसे आ सकते थे, ऐसे कितना देखो पास था, लेकिन लैंड के थ्रू जाने में इनको बहुत टैक्स देना पड़ता था बीच में जो पड़ते थे। तो ऐसे ये सीधे इन्होंने अपना समुद्री मार्ग चुना। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा पिक्चर के सहारे से। अब देखते हैं आगे कौन आया। तो दोस्तों ये देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से थी, कितने ठाट बाट से ये लोग थे, अपन मतलब भौकान से पूरा काम करते थे। अब आगे देखते हैं कि अब देखो दोस्तों, जब ये शुरुआत में आए तो ये एक छोटे से टेंट बना के रहते थे, तंबू बना के। और जो इंडिया के राजा महाराजा थे उनसे कहते थे, सरकार हमें रहने के लिए थोड़ा सा ज़मीन दे दो और ये दे दो, मतलब मांगते थे पहले ये लोग। और इन्होंने बाद में कितनी आलीशान फैक्ट्री बना दी। अब देखो दोस्तों, अब ये जो आगे की पिक्चर है, इसमें मैंने बताया हुआ है आपको कि ये जो व्यापार हुआ करता था वो कैसे हुआ करता था। तो दोस्तों, जो उस टाइम के शिप थे, ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो शिप थे ये दोस्तों हवा के माध्यम से चलते थे। जहाँ को हवा आई ये शिप वहीं को चले गए। दोस्तों, इससे क्या हुआ करता था कि कभी कभी बहुत नुकसान हुआ करता था, जाना कहीं है चले कहीं जाते थे। तो दोस्तों, इससे बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन वो ये लोग जो अपना आयात निर्यात था वो इसी से करते थे। अब आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, मतलब ब्रिटिश सत्ता का विस्तार कैसे हुआ, ये बताया गया हुआ है। और दोस्तों, जो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ वो मेनली 3 जगह पे हुआ, बंगाल, मैसूर और पंजाब में। क्योंकि यही उस टाइम की जो जो यहाँ की जो ज़मीन थी सबसे फर्टाइल यहीं की थी। यहीं की ज़मीन को उन्होंने सबसे फर्टाइल माना था, इसलिए उन्होंने यहीं पे अपना ध्यान केंद्रित किया। तो दोस्तों, सबसे पहले बंगाल में मैंने बताया आपको बैटल ऑफ प्लासी हुई, जिसमें नवाब को हरा दिया गया था, और जो उनके कमांडर थे, जो उनके सेनापति थे, वो इनसे अंग्रेज़ों से मिल गए थे। तो जो मीर कासिम था वो इनका सेनापति था, तो उसने मतलब कॉन्स्पिरेसी की थी, अंग्रेज़ों से मिल गया था, तो वो बाद में गद्दी में बैठा। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज़ों ने इसको भी टिकने नहीं दिया, 7 साल बाद इससे भी युद्ध करना पड़ा और ये भी हार गया।
और जो बंगाल था वो पूरा अंग्रेजों के हाथों में आ गया। तो आप देख सकते हो कि 1764 में इसने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई लड़ी और हार गया। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों पंजाब में देखते हैं और मैसूर में देखते हैं। दोस्तों इसके पहले से मैसूर में देखते हैं, मैसूर में क्या हुआ था। तो दोस्तों इन मैसूर 4 एंग्लो मैसूर वार फॉट। दोस्तों मैसूर में 4 एंग्लो मैसूर वार हुए। आप याद रखिए कि हमेशा पेपर में आता है कि कितने मैसूर वार हुए थे, तो कितने हुए थे? 4 मैसूर वार। दोस्तों किसके किसके बीच हुए थे? जो अंग्रेज थे और जो यहाँ के नवाब थे। नवाब कौन थे दोस्तों? टीपू सुल्तान। आप याद रखिए, हैदर अली और टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मतलब हैदर अली इनके पिता थे और टीपू सुल्तान इनके सन थे। आप याद रखिए, ये दोनों इन्होंने फादर और सन ने मिलकर युद्ध किया था। दोस्तों अब एक को बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो सबसे पहली तोप और गोला बारूद का इस्तेमाल किया था ना, वो टीपू सुल्तान ने ही किया हुआ था। और दोस्तों आज भी टीपू सुल्तान और हैदर अली को मतलब इनका तोपों का जन्मदाता माना जाता है। और दोस्तों नासा में इनकी फोटो भी लगी हुई है इसकी, टीपू सुल्तान की। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, बहुत इंटरेस्टेड पॉइंट है, बहुत ही कम जगह पढ़ने को मिलता है, तो मैंने आपको बता दिया है। और आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो कि देखो किस तरीके तोपों के माध्यम से घोड़ा भी एकदम हवा में उड़ गए। देख रहे हो ना, इसने दोस्तों अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे एकदम से। पहले जो युद्ध हुए उसमें जीता, लेकिन बाद में वही अंग्रेजों ने कॉन्स्पिरेसी करके जो इसके अंदर सेना के जो पार्टी के लोग थे उसको अपने पक्ष में करके सब राज जान के धीरे धीरे हरा दिया इसने, और जो मैसूर था वो समाप्त हो गया। अब दोस्तों पंजाब में क्या हुआ था? तो दोस्तों पंजाब में 2 एंग्लो सिख वार हुए थे, मतलब 2 सिखों के द्वारा युद्ध लड़े गए थे। किससे? जो अंग्रेज थे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। आप देखो दोस्तों, जो सिख एम्पायर था वो 1749 से 1850 तक रहा, मतलब 101 साल तक ही रहा। आप देख सकते हो कि जो ये बने हुए हैं महाराजा, तो ये मतलब देखने से ही, इनके पहनावे से ही लग रहे हैं कि नहीं ये सिख हैं, पगड़ी वगड़ी बांध के बैठे हैं भाई साहब। तो आप पहले युद्ध में तो इन मतलब संधि हो गई थी, फिर दूसरे में अंग्रेजों ने इनको भी चटका दिया था। अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों आगे क्या हुआ? पंजाब हो गया। अब दोस्तों जो इनका जब ये हुआ, जब इन्होंने इनको हरा दिया 3 जगह, बंगाल, मैसूर और पंजाब में, जब सब जगह जीत गए तो फिर उनका स्वतंत्र हो गए भैया एकदम से, कहीं भी कुछ करो कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, पूरी सत्ता थी उनकी। तो दोस्तों जो इनका एक्सपेंशन था उसको हम लोग 3 भाग में पढ़ते हैं। सबसे पहले मर्चांटियल फेस, मतलब जो व्यापारिक फेस था वो है, तो उसके बारे में देखते हैं क्या हुआ था। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कर व्यापार पर एकाधिकार करके और बंगाल के व्यापारियों को हुक्म देने का काम किया। मतलब जो सामान था उस पर केवल खुद का ही राज जता लिया कि जो भैया सामान बिकेगा वो हमारा ही बिकेगा, क्योंकि इंडिया का जो सामान था उस पर इतना टैक्स ये लोग लगाते थे कि वो महंगा होता था, और अपना सामान, जबकि इनका सामान उससे भी महंगा होता था, लेकिन अपने सामान पर टैक्स कम लगा के ये लोग मार्केट में बेचते थे। तो दोस्तों ये करते क्या थे, इंडिया से कच्चा प्रोडक्ट ले गए और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बना के ले आते थे, उसके बाद उसको भी 20-25 गुने एक्स्ट्रा दाम में बेचते थे। लेकिन जो इंडियंस का प्रोडक्ट था उसमें उससे भी ज़्यादा टैक्स लगाते थे कि मतलब वो उससे भी ज़्यादा महंगा हो जाए, तो इंडियंस प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं पाता था और ये लोग अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेते थे। तो दोस्तों और देखो, जो बंगाल का रिवेन्यू था, जो टैक्स था, उसका प्रयोग किसने इन्होंने किया? जो यहाँ से माल जाता है सिपों का खर्चा देने के लिए, जो सैनिक थे उनका खर्चा देने के लिए क्या किया? जो बंगाल का टैक्स आया उसका प्रयोग किया। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्या हुआ। जो सेकंड पेज था वो क्या था? तो दोस्तों सेकंड पेज ये था कि इंडस्ट्रियल फेज, मतलब इन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगाना शुरू किया, औद्योगिकीकरण जिसे बोलते हैं। तो ये 1813 से 1858 तक रहा। अब दोस्तों देखो इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश सामानों के बाजार के रूप में भारत का शोषण किया, मतलब पूरे बाजार में इन्होंने अपना माल फैला दिया और इंडियंस का प्रोडक्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अब देखो भारतीयों को कच्चे माल का निर्यात करने और तैयार माल का आयात करने के लिए मजबूर किया गया कि भैया आप कच्चा माल तैयार करो और आप फिनिश प्रोडक्ट लो। इसके लिए उनको बाध्य किया गया, मजबूर किया गया, परेशान किया गया, टैक्स लगाया गया इंडियंस सामान के ऊपर। इसलिए ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और बाजार में उन्हें हतोत्साहित करने के लिए, मतलब उनका डिमोटिवेट करने के लिए उन्होंने उनके जो कर था उस पर भारी इनको लगा दिया, टैक्स लगा दिया कि ये अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पाए। ठीक है दोस्तों, अब आइए थर्ड पेज देखते हैं। थर्ड पेज में दोस्तों क्या हुआ? थर्ड पेज फाइनेंशियल पेज, मतलब दोस्तों वित्तीय, केवल पैसे पे ध्यान दिया, माल पानी ले जाओ बस खत्म।
तो दोस्तों जो थर्ड फेज था वो फाइनेंशियल फेज था। दोस्तों अब देखो क्या होता है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी स्थिति मजबूत की। जब भैया दो फेज पहले ही हो गए हैं, जो पहले इन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब क्या है बस भैया अब केवल माल पानी हेचो और निकलो। तो देखो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत में अपनी स्थिति मजबूत की और भारत को खाद्य पदार्थों और कच्चे माल के निर्यातों और आपूर्ति कर्ता के बाजार में बना दिया। मतलब जो दोस्तों कच्चा माल जो लोग बनाते थे ना, उनको उनके ऊपर इन्होंने इतना कर्जा दे दिया कि वो लोग बेचारे मजबूर हो गए कच्चा माल बनाने के लिए, और उनको बनाना पड़ता था। फिर देखो दोस्तों फिर क्या किया इन्होंने, जब देखा कि अब तो यार सब जगह सब कुछ हो गया, तो दोस्तों इन्होंने फिर रेलवे मतलब रेलवे ट्रेन चलवा दी, टेलीग्राफ चलवा दिया। जो थोड़े बड़े लोग थे वो लोग इनका भी यूज करते थे। पोस्ट चालू हो गई, पोस्ट वगैरह जो पोस्ट ऑफिस वगैरह थी ये कुछ चालू हो गई। बैंकिंग सिस्टम, कुछ लोग पैसा वैसा जमा करने लगे। तो दोस्तों पैसा जमा कर दिया लेकिन बस जमा ही रहा, वो फिर मिला नहीं। कभी कभी किसी का मिल गया, जो लोग ज़्यादा दबंग थे उनका मिल गया, बाकी तो बस जमा ही रहा, वो आज भी जमा है उनका पैसा। तो आप समझ सकते हो, अगर आपको किसी ने जमा किया होगा तो वो गया पैसा, भूल जाओ उसको। तो दोस्तों आप देख रहे हो उसके बाद क्या हुआ, उद्योग अस्तित्व में आए। जो टाटा आयरन स्टील आज भी देखते हो ना आप, टाटा वो कब आ गई थी, 1907 ईस्वी में। दोस्तों कितनी पुरानी है। दोस्तों इसके बारे में एक बार मैंने सुना था कि एक थे हमारे सर थे, उन्होंने कहा था कि दोस्तों जब जो टाटा थे, जो इनके पूर्वज थे, ये लोग मतलब लोहे का जो कबाड़ वबाड़ होता है ना, इसका छोटा सा व्यापार करते थे। और आज टाटा कहाँ पे है। और जो बाटा है, जो बाटा के जो आते हैं सैंडल वगैरह, जो इनके पूर्वज थे, ये लोग चप्पल जूते का काम करते थे, मतलब सिलाई वगैरह ये सब काम करते थे, और चप्पल बनाना। और आज दोस्तों बाटा कहाँ पे। तो दोस्तों देख रहे हो कितनी छोटी सी चीज़ कितनी बड़ी चीज़ का आकार ले गई, और आज कितना नाम उनका। तो दोस्तों देख सकते हो, मतलब कभी हार नहीं माननी चाहिए। देखो जो भी काम करो छोटे से ही करो और कितना बड़ा हो जाता है। तो इनसे आप सीख भी ले सकते हो कि यार देखो जब टाटा और बाटा ये बन सकता है तो कोई भी कुछ बन सकता है। तो दोस्तों आप थोड़ा अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश किया करिए, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। दोस्तों अब देखो क्या हुआ था, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मतलब जो ज़मीन थी उस पर टैक्स लगाने का क्या सिस्टम था इनका। तो सबसे पहले क्या था, परमानेंट सेटलमेंट और स्तमरारी। ये दोस्तों उस टाइम का जो सिस्टम था ना टैक्स लगाने का, उसका ये नाम दिया गया स्तमरारी, ठीक है दोस्तों। बंदोबस्त, मतलब ये इसका बंदोबस्त नाम दे दिया है इनका, जो टैक्स लगाया गया उसका। अब दोस्तों देखो इस टैक्स में क्या हुआ था, इस टैक्स में ये हुआ था कि इसको कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। सन 1793 में इंट्रोड्यूस इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस एंड नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास बाई लॉर्ड कार्नवालिस। जो इनके गवर्नर थे उनका नाम था, क्या नाम था, लॉर्ड कार्नवालिस, ये नाम था इनका, ठीक है। और ये कब थे, 1793 में। दोस्तों जो इनके गवर्नर और गवर्नर जनरल और जो वाइस रॉय थे, इनके बारे में हमेशा दोस्तों प्रश्न आता है, हमेशा प्रश्न आता है। तो दोस्तों मैं आपको इसके बाद एक वीडियो दे दूंगा जो केवल इन्हीं के ऊपर रहेगी, गवर्नर जनरल और जो वाइस रॉय थे इनके ऊपर, और उनको अच्छे से समझा दूंगा कि कौन कब आए और किसने क्या मतलब अपना योगदान दिया, मैं आपको समझा दूंगा, जिससे आप किसी भी पेपर में जरूर क्वेश्चन को सही टिक करके आओगे, ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं। इसने जमींदारों को जमीन का मालिक घोषित कर दिया। मतलब ये जो इन्होंने सिस्टम लगाया, तो भैया बोल दिया जो जमींदार हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो जमीन के मालिक वही हैं, और इसके लिए वे अपने द्वारा वसूले गए राजस्व का 1/11वां हिस्सा अपने पास रख लेते थे, जबकि अंग्रेजों को एकत्रित राजस्व का 10/11वां हिस्सा निश्चित करते थे। मतलब देखो दोस्तों, जो जमीन का पैसा टैक्स वसूल रहा है उसको केवल 1/11वां हिस्सा मिल रहा है, और जबकि अंग्रेज कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बस अपना जमा लिया है खाक, उसका 10/11 हिस्सा ले रहे थे। मतलब कितना कम मिल रहा था उनको और कितना ज़्यादा मिल रहा था उनको, मतलब सरासर अन्याय हो रहा था। और दोस्तों क्या किया कि मतलब जो ज़मींदार हैं वो हमेशा लगे रहे, तो उनको ज़मीन का मालिक बना दिया और बोला भैया कि आप सर्वे करवाओ और आप ही इसका किराया तय करोगे, मतलब एक्स्ट्रा लगा दो, आप जितना लगा पाओ, आप भी कमाओ थोड़ा सा और हमें तो पूरा दे ही दो, ठीक है दोस्तों। तो देख रहे हो ना क्या हुआ करता था पहले, और आज की तारीख में हम लोग कितना मज़े से सब कुछ फ्री हैं। अब दोस्तों उसके बाद क्या है, रैयत वाली सिस्टम। दोस्तों रैयत वाली सिस्टम ये ज़मीन पे ही लगा देने वाला सिस्टम था कि ज़मीन पे टैक्स लगेगा। दोस्तों देखो ये कहाँ कहाँ पे आया, बम्बई और मद्रास में पेश किया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब दोस्तों जो रैयत वाली सिस्टम था
तो इसमें ये हुआ, जो जो परमानेंट सेटलमेंट था पिछले वाला, तो उसमें ये था कि जो बीच का ये था ना बिचौलिया, जिसको वो बोलते थे जमींदार, तो जमींदार इसमें कुछ पैसा ले गया, मतलब 1/11 हिस्सा जमींदार ले गया। तो इनको बिटसर्स को कुछ कम फायदा होता था, क्योंकि कुछ हिस्सा तो चला ही गया, 100 में 1 रुपया ही चला गया, तो चला तो गया ना कुछ। और इससे क्या हुआ, किसानों ने थोड़ा अपना उपद्रव कर दिया, विद्रोह कर दिया कि नहीं भैया हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इस रैयत वाले सिस्टम में अंग्रेजों ने सीधे किसानों पर समझौता कर लिया कि भैया ठीक है, आप डायरेक्टली आगे हमारी कंपनी में टैक्स दे जाओ, इससे आपको जो ये बीज का बिचौलिया है ये सिस्टम हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या होता है, आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखो, आगे जब ये होने लगा तो उसके बाद फिर किसान आंदोलन होने लगे, मतलब इसमें भी किसानों को संतुष्टि नहीं मिली और किसान आंदोलन होने लगे। फिर क्या हुआ आइए बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों जब किसान आंदोलन होने लगे तो उसमें कौन कौन से आंदोलन थे आप ये देखिए, क्योंकि इन आंदोलनों के बारे में हमेशा पेपर में प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो, दोस्तों 1 मिनट, थोड़ी पीपीटी गड़बड़ हो गई है। अब ये देखो दोस्तों, पीसेंट मूवमेंट मतलब किसान आंदोलन। दोस्तों किसान आंदोलन में कौन कौन से थे, दोस्तों किसान मूवमेंट को मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट प्लीज वेट, सॉरी फॉर दिस। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि किसान मूवमेंट कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ हुए थे। तो दोस्तों सबसे पहले इंडिगो रिवोल्ट, सबसे पहले ये बंगाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इंडिगो रिवोल्ट। फिर चंपारण, इसका तो नेतृत्व गांधी जी ने किया था। दोस्तों ये चंपारण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट था क्या है अभी भी। उसके बाद खेड़ा, इसका भी जो नेतृत्व गांधी जी ने किया था। फिर यूपी किसान सभा एक नेतृत्व हुआ। फिर ईका मूवमेंट, फिर ऑल इंडिया का किसान सभा। तो दोस्तों ये हुए थे मूवमेंट किसानों द्वारा किए गए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो गांधी जी ने आंदोलन किए थे ये ज़्यादा सफल रहे। देखो गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए, तो गांधी जी ने जो बिहार का ये आंदोलन था ये चंपारण जिले में किया था। और जो इनका आंदोलन था भी गांधी जी का, ये चंपारण आंदोलन इनका पहला आंदोलन था। इन्होंने 1917 में इसको किया, क्योंकि दोस्तों जब इन्होंने अपनी मतलब वकालत की पढ़ाई की तो उसके बाद ये वहाँ चले गए थे साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। लेकिन वहाँ ये इसलिए चले गए थे कि क्योंकि इनको कोई केस मिल गया था, उसके थ्रू ये वहाँ चले गए थे। तो दोस्तों इन्होंने वहाँ क्या क्या किया मैं आपको बताता हूँ गांधी जी के बारे में थोड़ा, अब पॉइंट आ गया तो बता ही देता हूँ। तो दोस्तों गांधी जी द्वारा जो आंदोलन चलाए गए वो 5 आंदोलन प्रमुख थे। दोस्तों वो कौन कौन से थे, पेपर में हमेशा पूछ लिया था कि गांधी जी द्वारा कितने आंदोलन चलाए गए। दोस्तों मेनली 5 थे। सबसे पहला चंपारण था, फिर असहयोग आंदोलन था, फिर नमक सत्याग्रह था, फिर दलित आंदोलन था। दोस्तों ये भीमराव अम्बेडकर से थोड़ा इनकी आपस में बहस हो गई थी, उसको लेके दलित आंदोलन इन्होंने चलाया था, नेतृत्व किया था। फिर दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हिंदी में 12 छोड़ो आंदोलन बोलते हैं, इतने इन्होंने आंदोलन चलाए थे। दोस्तों जो सबसे पहला इन्होंने आंदोलन चलाया था चंपारण में। तो दोस्तों चंपारण में इनका पहला आंदोलन था, क्योंकि इसके पहले साउथ अफ्रीका में थे, मतलब 1916 में तो साउथ अफ्रीका से आए थे। उसी के बाद इन्होंने अपना आंदोलन में ध्यान दिया, अपने भारत पे अच्छे से, जो इंडियंस पे वो हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, उस पर इन्होंने फोकस किया। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, सिविल रिवोल्ट मतलब नागरिक विद्रोह, जो नागरिकों पे टैक्स वगैरह ज़्यादा लग रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो उसको लेके ये वाले रिवोल्ट हुए थे। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कौन कौन से रिवोल्ट थे। दोस्तों सन्यासी रिवोल्ट मतलब सन्यासी, दोस्तों ये बंगाल में हुआ था। दोस्तों ये अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, बंगाल और बिहार में। दोस्तों ये जो सन्यासी रिवोल्ट था ये इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें जो ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने अत्याचार बहुत ज़्यादा किया, इसलिए फिर जो बिहार और बंगाल के लोगों थे तो उन्होंने सन्यासी का बोला कि भैया हम तो सन्यासी हो गए, घर पर सब छोड़ दिया, अब तो हम केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही विद्रोह करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि तूर मतलब कर्नाटक में हुआ, फिर पागलपंथी हुआ, फिर दोस्तों कूका मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें 2 मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, सन्यासी और कूका, इसको आप याद रखना कि ये कब कब हुए। दोस्तों कूका मूवमेंट क्या हुआ था, ये अंग्रेजों द्वारा गायों को जो हत्या थी वो बढ़ा दिया गया था, क्योंकि जो कारतूस बनी तो उसमें गाय की चर्बी लगाई गई, जो उसकी पैकिंग थी उसमें गाय की खाल, सुअर की खाल। तो दोस्तों इसमें गायों की बहुत ज़्यादा मतलब हत्या कराई जा रही थी। तो फिर जो पंजाब के लोग थे उन्होंने इसको ख़त्म करने के लिए कूका मूवमेंट चलाया। तो अब इसको याद रखिए, ठीक है दोस्तों। कूका मूवमेंट कब हुआ, 1840 में, और सन्यासी
1780 में। याद रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं दोस्तों। आइए आगे जानते हैं। अब दोस्तों देखते हैं क्या वही स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति जो हुई थी, जिसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी मूवमेंट के बाद धीरे धीरे करके अंग्रेजों का पतन होता गया और हम लोग स्वतंत्र हो गए। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या हुआ था। दोस्तों 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान हुआ। जब ये 1857 का विद्रोह हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग मतलब वहाँ के गवर्नर जनरल थे इस टाइम इंडिया पे। अब दोस्तों उसके बाद देखते हैं क्या होता है विद्रोह के कारण। दोस्तों जो विद्रोह के कारण थे वो क्या क्या थे। 1857 का विद्रोह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कारणों का एक संयोजन था। मतलब इन सब चीज़ों, हर जगह से वो लोग अत्याचार कर रहे थे। राजनीतिक, कोई भी भैया इंडिया का कोई राजनीतिक काम चल रहा है उस पर वो लोग आगे मतलब हस्तक्षेप करते थे। आर्थिक चल रहा है, कोई पैसे वाला, उसको उसकी भी टैक्स लगा दिया, दुनिया भर का आरोप लगा दिया। सामाजिक, कोई समाज में अपनी परंपरा चल रही है उसको लेके, धार्मिक कोई लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उसको लेके, और सैन्य कारण सेना को लेके, मतलब हर जगह अत्याचार, हर जगह अत्याचार। तो उसको सबको देखते हुए जो इंडियंस थे उन्होंने सोचा कि यार हम लोग कब तक सहते रहेंगे। तो फिर दोस्तों उनमें एक आग लगी और उन्होंने ये रिवोल्ट खड़ा कर दिया। अब दोस्तों देखो ये रिवोल्ट इतनी जल्दी क्यों खड़ा हो गया, मतलब हर जगह इतनी जल्दी फैल गया और तुरंत एकदम सब लोगों ने एक्टिव एक्शन लेने लगे। दोस्तों उसका कहना क्या था, तत्काल कारण। जो दोस्तों फील्ड जो थे ना, मतलब जो वहाँ उनकी अंग्रेजों की वो होती मतलब गोलियाँ चलाने के लिए जो बंदूक थी उनकी, तो दोस्तों उसमें क्या था, उसमें गाय का मांस और गाय की खाल और सुअर की चर्बी, इनका सब इस्तेमाल करते थे। तो इससे जो इंडियंस थे तो वो थोड़ा धार्मिक लोग, प्रवृत्ति के लोग थे, जो सेना थी उनकी, तो बोले भैया नहीं हम ये तो नहीं करेंगे। तो उसको लेके ये एक बहुत बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट यही कारण माना जाता है कि जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया हम आपके यहाँ ये ड्यूटी नहीं निभाएंगे, तो आप अपना कुछ देख लीजिए। तो फिर उसको लेके खड़ा हो गया व्यापार। अब दोस्तों उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। अब दोस्तों ये देखो, आप उसकी फ़ोटो देख लो कैसे विद्रोह हो रहा है। मतलब इंडियंस ही मारे जा रहे हैं हर जगह इंडियंस। देखो ये ब्रिटिशर्स जो हैं ये किस तरीके से अपना बढ़िया सब अच्छे अच्छे औजार लेके इंडियंस के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अब दोस्तों देखते हैं मतलब विद्रोह की शुरुआत और प्रसार कहाँ से हुआ, मतलब विद्रोह की शुरुआत कब हुई और उसका फिर धीरे धीरे वो कैसे फैल गया। दोस्तों 29 मार्च को 1857 को 34 मूल निवासी जो मतलब सिपाही थे, उन्होंने जो 34 मूल निवासी थे उनका जो गुट था, पूरा ग्रुप था, उनमें उन्होंने सबने मिल के, तो जो उसके ग्रुप के हेड थे वो मंगल पांडे थे, तो उन्होंने बैरकपुर जो कलकत्ता में है आज के, तो वहाँ पे दोस्तों परेड हो रही थी, मतलब पीटी हो रही थी। तो जो 2 अंग्रेजी अधिकारी थे ना, तो उनको सीधे चटका दिया कि बेटा निकलो अब तुम। उनको गोली मार दी। उनका नाम क्या था, ह्यूजन और बॉग, ये 2 मतलब वहाँ के अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी। तो उनको गोली मार दी। बाद में उनको अंग्रेजों ने कहा कि इनको मंगल पांडे को पकड़ लीजिए। तो जो ब्रिटिशर सैनिक थे अंग्रेजों के, जो इंडियन सैनिक थे, जो मतलब इंडियंस उनके सैनिक बने हुए थे अंग्रेजों के, उन्होंने कहा नहीं भैया हम नहीं पकड़ेंगे। लेकिन दोस्तों फिर बाद में जब उन्होंने प्रेशर बनाया और जिन्होंने मना किया उनको भी जेल भेज दिया, तो फिर बाद में उनको पकड़ा गया और फांसी पे भी लटका दिया गया। दोस्तों अब इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। दोस्तों अब ये देखो अब क्या हुआ। जो उत्परिवर्तित वास्तव में 10वीं मतलब ये 10 मई और 1857 को जो मेन शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो ये कब से हुई, जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, खत्म बात, वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं। फिर लेकिन लोगों ने देखा कि यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है, मतलब इतने अच्छे सैनिक को फांसी दे दी गई। फिर इसकी जो शुरुआत होती है असली, वो 10 मई 1857 से मेरठ से होती है, मेरठ यूपी, ठीक है दोस्तों। और जो बहादुर शाह जफर थे ना, जिनको बहादुर शाह द्वितीय बोलते हैं, जो लेटर मुगल्स थे, जो आखिरी लेटर मुगल्स थे, वो इसके प्रमुख नेता थे दोस्तों। उस टाइम वो बहुत बुढ़े हो गए थे, मतलब युद्ध करने लायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने कि यार कोई लीडर तो होना ही चाहिए, तो फिर इंडियंस ने इनको अपना लीडर चुन लिया। और देखो दिल्ली पर कब्जा करने की 1 महीने के भीतर विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। मतलब पहले दिल्ली, सबसे पहले मेरठ से ये लोग दिल्ली गए सब, तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि यार ये तो बात खराब हो रही है, अंग्रेजों ने देखा, लेकिन उन्होंने खूब दबाने की कोशिश की, लेकिन ये विद्रोह दबा नहीं दोस्तों। उन्होंने हर प्रकार की
आदेश दे दिया सेना को कि भैया कोई भी कहीं मिल जाए कुछ गलत करते हुए उसको आप मार दो, जेल भेज दो। लेकिन दोस्तों ये मतलब विद्रोह दबा नहीं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इसमें जो मतलब इंडियंस थे जो उन्होंने हिस्सा लिया था, तो वो कोई किसी पर्पज़ से हिस्सा ले रहा था, कोई किसी पर्पज़ से, कोई अंग्रेज़ों से मिल गया, तो फिर वो मतलब धीरे धीरे उसका दमन हो गया, लेकिन इंडिया के हर कोने तक फैल गया। दोस्तों फिर बाद में क्या हुआ, बहादुर शाह द्वितीय जो थे उनको रंगून भेज दिया गया। मतलब वो रंगून भेज क्या दिया गया, वो रंगून भाग गए थे अपनी जान बचा के किसी तरीके, जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब वो रंगून नेपाल चले गए थे एक तरीके से आप ये कहो, फिर बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। नाना साहब क्या क्या हुआ, उनका नाम धुंधु पंत था, और बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान नेपाल भाग गए। सब मतलब वही हुआ कि यार चलो कैसे भी बच लो, अपनी जान ही बच जाए वही बहुत है, क्योंकि ये छोड़ेंगे तो है नहीं। तात्या टोपे, आपने इनके बारे में बहुत सुना हुआ, बहुत ही ये भी फेमस क्रांतिकारी थे। इनका असली नाम रामचंद्र था। को 15 अप्रैल 1859 को पकड़ लिया गया और मार दिया गया। वो मतलब ये जो थे ना तात्या टोपे, इन्होंने झांसी की रानी के साथ मतलब बहुत उनकी मदद की, उनका बहुत साथ दिया, तो बाद में इनको भी मार दिया गया। और युद्ध करते करते झांसी की रानी भी मतलब वीर गति को प्राप्त हो गई। दोस्तों झांसी की रानी वीर गति को कब प्राप्त हुई, शायद आपको पता हो, 1858 में जब विद्रोह चल रहा था, तो धीरे धीरे विद्रोह खत्म होने वाला था, तो अंग्रेज कह रहे भैया कि सब छोड़ो अपना महल वहल, तो इन्होंने कहा नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। तो फिर युद्ध करते करते वो 1858 में वीर गति को प्राप्त हो गई थी। दोस्तों अब आइए आगे देखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं काज ऑफ फेलर्स, जो मतलब विफलता के कारण थे वो क्या क्या थे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या थी, जो भारत के लोग थे वो मतलब उनकी कोई यूनिटी नहीं थी, और भारत की गरीबी बहुत थी। मतलब उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो कुछ अपने आप से कर पाएँ। गरीबी इतनी परेशान कर रखी थी कि उनकी एकता कहाँ से आए, कोई बेचारा किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है। राष्ट्रवादी की कमी, मतलब जो लोगों के प्रति राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी कि हम लोग क्या होंगे। और क्या हुआ, सिंधिया, होलकर, निजाम और अन्य ने सक्रिय रूप से अंग्रेजों की मदद की। दोस्तों जो उस टाइम के छोटे छोटे ग्रुप थे ना, सिंधिया हो गए, जो मतलब यही सिंधिया ही आज के जो माधवराव सिंधिया और ये जो मतलब लीडर है ना, ये सब उन्हीं के वंशज हैं एक तरीके से। होलकर आज भी इंडियन की कास्ट है। निजाम, ये भी सब मतलब आज भी ये लोग मौजूद हैं। तो इन्होंने उस टाइम पे अंग्रेजों की मदद कर दी थी, ये कारण था इसके फेलर का। दोस्तों और क्या हुआ था, सिपाही, किसान, जमींदार और ऊद वर्ग के बीच समन्वय का अभाव। मतलब जो सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे और जो पुलिस वाले थे, इनके बीच सब थोड़ा इनका समन्वय नहीं बैठता था, या इनकी आपस में मेल जोल नहीं होती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इस तरह की रणनीति अपनाई थी कि ये लोग मिल ही नहीं पाते थे आपस में, ये दिक्कत थी। फिर क्या हुआ, विद्रोह में भाग लेने वालों के लिए कई अलग अलग उद्देश्य थे। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो विद्रोह में जिन्होंने भाग लिया था, तो सबके अपने अलग अलग पर्पस थे। कोई किसी लिए ले रहा था, कोई किसी लिए ले रहा था, सबके अपने अपने अलग अलग पर्पस थे। अब दोस्तों आगे क्या होता है देखते हैं। अब दोस्तों देखो इम्पैक्ट क्या क्या हुए, मतलब विद्रोह तो हो गया दोस्तों, अब उसके बाद जो इंडिया पे उसका प्रभाव पड़ा वो क्या क्या हुआ। तो अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। मतलब जब अंग्रेजों ने देखा कि अब तो यार इंडिया पे रुकना मुश्किल हो गया, अब कोई दूसरा हथकंडा अपनाओ, तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, एक अधिनियम पारित किया, जिसके थ्रू क्या हुआ, जिससे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। जिससे ये बोल दिया भैया उन्होंने कि भैया ठीक है, इंडिया पे कंपनी का शासन खत्म होता है और भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण अब सीधे जो वहाँ की विक्टोरिया है उनके हाथ से होगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, मैं आपको सिंपल समझा दूँ कि जो ये जर्नल या वाइस राय हुआ करते थे, तो ये अब तुम्हारे ऊपर कोई मतलब गलत काम नहीं करेंगे, अब सीधे जो भी होगा, जो ऑर्डर देंगी वो वहाँ की रानी देंगी, वहाँ की क्वीन देंगी, ठीक है। तो ऐसे करके इंडियंस को थोड़ा मतलब संतोष दे दिया गया कि यार चलो अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये लोग माने नहीं, बराबर करते रहे। अब उसके बाद क्या हुआ, भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दी गई, जो भारत के शासन के लिए भी जिम्मेदार था। मतलब सब कुछ देखो सेम था, बस नाम बदल दिया और काम हम तो सब थोड़ा बहुत बदला, बाकी सब कुछ दिन बदला, सब बाकी वही धीरे धीरे करके वही चलाते रहे। ये लोग माने नहीं और बराबर अन्याय करते रहे। अब दोस्तों उसके बाद वो क्या होता है, अब ये देखो उसके बाद दोस्तों जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का, लेकिन जब ये विद्रोह हुआ तो उन जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये फील हो गया कि भैया अब इंडिया पे रुकना थोड़ा कठिन हो गया है, अब बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जब तक रुके, जब तक तो इनका शोषण कर ही लो।
तो इसमें देखो मैंने बताया हुआ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत निश्चित किया और रियासत को एनेक्सेशन के खिलाफ आश्वासन दे दिया कि भैया ठीक है, हम आपका जो ये चीज़ें हड़पते हैं ना, इसको हम हड़पेंगे नहीं, हम ये अपना ले लेते हैं कि मतलब टैक्स ज़्यादा लगा लिया और किसी की ज़मीन हड़प को किसी को दे दिया, ये सब हम काम नहीं करेंगे। मतलब जो चार्टर आई, जो रानी के थ्रू आदेश आया, उसमें ये बताया गया कि अब हम आपकी ज़मीन अमीन को हड़पेंगे नहीं, ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे, ये सब बताया गया। अब फिर क्या हुआ, विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली। मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि इन्होंने कभी अपने आप को कम ही नहीं किया, बढ़ते गए बढ़ते गए। आप फूट डालो राज करो, मतलब आपस में इंडियंस को लड़ा दो और अपन लोग मजे मारो। अब देखो, दमन का कुल खर्च भारतीय लोगों पर फेंका गया। जो 1857 की क्रांति में जितना भी नुकसान हुआ था, आग लगाई गई, लोग मरे, उनका मुआवजा देने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उनके मुआवजा देने के लिए सब इंडियंस पे ही ठोक दिया गया कि भैया तुम ही ने किया, तुम ही ठोकोगे। और शोषण करना बढ़ा दिया, टैक्स वगैरह सब बढ़ा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, यही देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, धीरे धीरे जब इंडियंस थोड़ा जागरूक हुए, थोड़ा अच्छे अच्छे लोग आ गए, गांधी जी और अंबेडकर जी और इनका क्या नाम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत ही महान लीडर थे अपने आप में। इंडिया को एकत्र करने के लिए दोस्तों इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, ये मान लीजिए। आप इनके बारे में कभी पढ़िए जरूर, आपको कितना आपको मतलब मोटिवेशन मिलेगा उनकी जीवनी से, उन्होंने क्या किया वो बहुत, मतलब यूट्यूब में आप कभी देखिए, मैं आपको उनके ऊपर आपको एक वीडियो दे दूंगा, आप देखिएगा जरूर। बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छा काम किया था इन्होंने। जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इन्होंने कैसे सब जो छोटे छोटे रियासतें थी तो उनको कैसे जो 565 रियासतें थी, कैसे धीरे धीरे उनको करके एकत्रित किया। तो आप ये जरूर देखिएगा। अब मैं आपको चलो इसके बारे में बताता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो आज आपकी कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। यह एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन था। मतलब अफ्रीका और एशिया में ब्रिटिश सरकार, देखो ये लोग अफ्रीका में भी राज कर रहे थे और एशिया में भी राज कर रहे थे, तो उनके खिलाफ जो मतलब पहली जो पार्टी बनी ना, एक तरीके की पार्टी समझ लो आप, मूवमेंट का नाम पार्टी है एक तरीके से। तो ये दोस्तों ये क्या थी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। अब दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख, मतलब जो गांधी जी थे वो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए। अब दोस्तों देखो, इनके जो फाउंडर थे, जो कांग्रेस के फाउंडर कौन थे, A.O. ह्यूम, जिनका पूरा नाम एलन वोक्टियम ह्यूम बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी, दिनसा इदुलजी वाचा, ये इनके फाउंडर थे। ठीक है, आप याद रखना कौन कौन, A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा इदुलजी वाचा, ये इनके फाउंडर थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमेशा पेपर पे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो फिर भी ये लोग माने नहीं, मतलब सब कुछ हो गया इंडिया में, पार्टी भी एक तरीके से बन गई, मूवमेंट भी इतने हो गए, फिर उन्होंने क्या किया, वही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। कब कर दिया, आपको पता होगा 1905 में। ठीक है दोस्तों, बंगाल का विभाजन 1905 में एक मतलब घोषणा कर दी। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया कि जो बंगाल के मुस्लिम और हिंदू को अलग करने के लिए इन्होंने क्या किया कि ये लोग आपस में मिल ना पाए, हिंदू और मुस्लिम, इनको अलग कर दो, तो अगर कोई विद्रोह करेंगे तो इनकी संख्या ज़्यादा नहीं हो पाएगी और ये कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया, जो बंगाल था उसको एक मतलब पुराना बंगाल बोल दिया और उसके जो जिससे मुसलमान थे ज़्यादा उसको बोल दिया कि पूरी बंगाल। ठीक है दोस्तों, मतलब बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो बंगाल को पुराना बंगाल बोल दिया, जो पूरा बंगाल था उसको पुराना बंगाल बोल दिया जिसमें हिंदू थे, और जो जिसमें मुस्लिम ज़्यादा कम्युनिटी ज़्यादा थी उसको पूरी बंगाल बोल दिया। और दोस्तों वो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब बाद में जब समय बढ़ता गया तो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, और लेकिन आज में वो बांग्लादेश है, वर्तमान में जो बना हुआ है वो आज बांग्लादेश है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्या हुआ दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई फिर बाद में, वही अंग्रेजों के द्वारा ही कराई गई कि भैया आप हिंदू मुस्लिम कैसे अलग कर दो। उन्होंने सोचा कि यार अगर हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएं तो शायद हम हो सकता है कि हम और दिन राज कर जाएं, तो उन्होंने फिर ये पॉलिसी अपना ली, वही फूट डालो और राज करोगी। तो दोस्तों दिसंबर 1906 में
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई दोस्तों, कहाँ पे हुई थी? ढाका में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में के नवाब सलीमुल्लाह ने की थी। जो इनके फाउंडर थे वो सलीमुल्लाह थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बंगाल का जो विभाजन हुआ वो कब हुआ? दोस्तों देखो क्या हुआ था, जब बंगाल मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो मुस्लिम लीग ने जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसका सपोर्ट किया कि भैया ठीक है, हिंदू हिंदू एक तरफ हो गए और हम मुस्लिम एक तरफ हो गए। क्योंकि ये जो इन मुस्लिम लीग थी ये चाहती थी कि हम लोग अलग हो जाएं। अंग्रेजों ने इनको इस तरीके से भड़का रखा था। तो दोस्तों देखो क्या हुआ था, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। जो मुस्लिम लीग थी उसने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसका विरोध किया और अपने समुदाय और मुस्लिमों से अलग मतदाताओं के लिए विशेष सुरक्षा की मांग की। मतलब ये बोला भैया कि अब हम हिंदुओं के साथ अपनी जो वोट है वो नहीं डालेंगे, हमारे लिए अलग सब व्यवस्था करो, हमारा नेता भी अलग होगा, हमारा मतलब नेता मुस्लिम ही होगा। इसलिए इस चीज़ की उन्होंने, किसने, जो मुस्लिम लीग के लोग थे उन्होंने मांग की। इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक भेदभाव पैदा हो गए। जब दोस्तों मुसलमानों ने ऐसा किया और हिंदुओं ने भी कुछ अपना ऐसे बातें बोली कि हम मुस्लिम के साथ नहीं रहेंगे, तो इससे क्या हुआ, वही जो अंग्रेज चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए वैसा वही हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। अब जब वो देखो उधर ही सब चल रहा था, ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जलियांवाला बाग कांड। दोस्तों जलियांवाला बाग कांड के बारे में आपने बिल्कुल सुना होगा दोस्तों। ये कितना मतलब इतिहास का काला पन्ना है कि इसके बारे में कितना लोगों के साथ गलत हुआ था। दोस्तों आप, मैं क्या बताऊं, इसके लिए मैं आपको एक अलग सा वीडियो दे दूंगा जिसमें केवल जलियांवाले बाग कांड के बारे में बताऊंगा क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। सत्याग्रह के सिलसिले में रोलाट एक्ट के तहत दोस्तों मतलब जो क्राउन थी, जो रानी थी, उन्होंने एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट का नाम था रोलाट एक्ट। तो दोस्तों इस तहत जो एक्ट आई थी वो 1919 में आई थी। तो दोस्तों उसी के तहत मतलब जो ये सैफुद्दीन किटचू थे और डॉक्टर सत्यपाल जी थे, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी क्योंकि ये थोड़ा मतलब अपना क्रांतिकारी रूप दिखा रहे थे। तो वो जो एक्ट थी रोलाट एक्ट, उसमें था कि भैया कोई भी अगर कोई क्रांतिकारी रूप दिखाएगा तो उसको सज़ा दे दी जाएगी और उसे जेल हो जाएगी। तो दोस्तों उसी के तहत इन दोनों लोगों को सज़ा हो गई थी। तो फिर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक दोस्तों बाग है, मतलब पार्क है जलियांवाला नामक। वो पार्क दोस्तों अभी भी बना हुआ है और एक कुआं भी बना हुआ है जहाँ पे इंडियंस के ऊपर जब गोली चली तो वो लोग भागे तो न जाने कितने लोग कुएं में गिर गए, जिसमें महिलाएं बच्चे सब लोग शामिल थे। तो दोस्तों जब जनरल डायर ने, जिसने गोली चलवाई थी, तो वो जनरल डायर उसका नाम था। क्या नाम था? जनरल डायर। तो ये लोग दोस्तों मतलब आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यार गलत हो गया, इनको जेल नहीं होनी चाहिए थी, हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो इतने में जनरल डायर आया और उसने सिपाही थे उनसे बोला कि इनके ऊपर गोली चला दो। तो दोस्तों उन्होंने गोली चला दी और इसमें बहुत से लोग मारे गए, घायल भी हो गए। अब देखते हैं उसमें क्या हुआ फिर आगे। तो दोस्तों फिर देखिए, मैंने बताया जनरल डायर ने भीड़ पर गोली बारी करने का आदेश दे दिया, जिससे लोगों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। परिणाम स्वरूप सैकड़ों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए। मतलब दोस्तों जब घायल इतने हो गए तो मरे कितने ना हो गए दोस्तों। आधे लोग तो भगदड़ में ही बच गए होंगे कि हम बच जाएं, हम बच जाएं। दोस्तों पार्क में एक गेट था, एक बगल में कुआं था। दोस्तों न जाने कितने लोग तो कुएं में गिर गए, मतलब कितनी बुरी तरीके में मृत्यु हुई। नरसंहार भारतीय ब्रिटिश संबंधों के बीच एक मोड़ था। दोस्तों एक तो 1857 की क्रांति ने आग लगा दी थी भारतीयों के बीच, फिर भी एक ये कांड हो गया। तो दोस्तों धीरे धीरे जो भारतीय थे वो आक्रोश में आ गए, जोश में आ गए कि भैया अब तो हमें स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए। और लोगों को स्वतंत्रता के लिए एक पल की लड़ाई प्रदान करने के लिए प्रेरित किया, मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उन्हें प्रेरित कर दिया। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्या हुआ। 1900 देखो फिर क्या हुआ, जो जनरल डायर था, भारतीयों का हुनर देखो। जनरल जो डायर था तो उसको उधम सिंह ने 1940 में कहाँ पे गोली मारी? इंग्लैंड में जाके गोली मारी थी दोस्तों, कि तुमने हमारे भारतीयों को मारा था, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। बाद में उनको फांसी हो गई दोस्तों। मतलब ये जो उधम सिंह थे ये पंजाब के थे उस टाइम जहाँ पे ये कांड हुआ था, इन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ था। तो बाद में इन्होंने जो जनरल डायल था उसको 1940 में गोली मार दी थी जाके और बाद में फांसी दे दी गई। मतलब कितना इनके अंदर जोश था, आप देख सकते हो देश को कितने समर्पित थे।
अब दोस्तों आगे क्या हुआ था, जलियांवाला बाग कांड की फ़ोटो देखो आप, ये हुए देखो, एक ये पीछे मंदिर सा बना हुआ है और ये बगल में एक कुआं है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही, ये आज भी बना हुआ है स्मारक के रूप में, आप जाइए कभी जरूर विजिट करिएगा इसको। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट। ये दोस्तों ये क्या हुआ था, ये मुस्लिमों द्वारा चलाया गया हुआ मूवमेंट था। ये क्या हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो जो अरब देश के जो मतलब जो जब वो प्रोफेट मोहम्मद साहब जब उनकी मृत्यु हो गई तो जो उनका उत्तराधिकारी था उसको खलीफा बोलते थे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ये खलीफा कमज़ोर होने लगे, मतलब युद्ध के दौरान जब हार गए ये लोग तो कमज़ोर होने लगे। तो भारतीय मुस्लिम द्वारा मतलब ये कहा गया कि नहीं यार, ये जो मूवमेंट है ये हमारे खलीफा को आप कमज़ोर मत करिए, और हमारे जो खलीफा की पावर है, मतलब हमारे जो खलीफा का जीता हुआ राज्य वो उनको वापस कर दीजिए। इस चीज़ को लेके ये मूवमेंट था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखो लिखा हुआ, भारतीय मुस्लिम ब्रिटिश रवैये के खिलाफ आक्रामक थे। हम दोस्तों आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। अब दोस्तों देखो, ये मैंने वही बताया हुआ है, तुर्की के खलीफा या खलीफा सुल्तान को मुस्लिमों ने अपने धार्मिक प्रमुख के रूप में देखा। जो खलीफा थे तो मुस्लिमों ने अपना उनको प्रमुख मानते थे कि भैया हमारे सबसे प्रमुख लीडर यही हैं। अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1920 में खिलाफत की बहाली के लिए एक खिलाफत आंदोलन शुरू किया, कि मतलब जो खलीफा हैं उनको फिर से वही पद दे दिया जाए, और इसलिए इन्होंने ये मूवमेंट चालू किया। इसका समर्थन गांधी जी ने किया। भाई गांधी जी ने भी समर्थन किया कि यार कैसे भी हम लोग मुस्लिमों को और हिंदुओं को एकता बना लें, और आईएनसी ने हिंदू मुस्लिम एकता का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब गांधी जी ने सोचा कि यार कैसे भी करके समर्थन कर दो और हिंदू मुस्लिम को एक कर लो, हमारा देश अलग ना हो पाए। फिर देखो क्या हुआ, असहयोग आंदोलन, जिसको इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्वशासन के उद्देश्य एवं पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से 5 सितंबर 1920 को आंदोलन की शुरुआत की गई। दोस्तों ये जो आंदोलन था ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन, आंदोलन का उद्देश्य स्व सरकार व स्वराज को अनुदान देना था, मतलब कि आप लोग जाइए हम अपना देश खुद चला लेंगे। एक और उद्देश्य खलीफा की पुरानी स्थिति की बहाली थी। इसका दोस्तों एक उद्देश्य और ये था कि जो खलीफा हैं, जो प्रोफेट मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी हैं, उनको फिर से उनका पद दे दिया जाए और उनका शासन वापस कर दिया जाए दोस्तों। और फिर ये मूवमेंट ख़त्म क्यों हो गया, एक दोस्तों चौरी चौरा घटना हुई थी। दोस्तों ये कहाँ हुई थी दोस्तों, एक चौरी चौरा घटना हुई थी दोस्तों, ये यूपी के गोरखपुर में हुई थी दोस्तों। इसमें क्या हुआ था कि भारतीयों ने जो अंग्रेज़ों की चौकी थी उसमें आग लगा दी थी, जिसमें 22 लोग जिंदा जल गए थे। तो इससे गांधी जी बहुत नाराज़ हुए कि यार तुम लोग अहिंसा कर रहे हो और हम मतलब अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी हैं। तो दोस्तों इससे गांधी जी बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने बोला कि ये वाला मूवमेंट हम अपना वापस लेते हैं, और फिर ये इसका अंत हो गया दोस्तों, ठीक है। इस मूवमेंट को फिर गांधी जी ने वापस ले लिया और इसका फिर अंत हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, साइमन कमीशन आ गया। अब दोस्तों साइमन कमीशन देखो क्या था। साइमन कमीशन दोस्तों एक अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक कमेटी थी। जब ये मूवमेंट होने लगे और भारतीय मांग करने लगे कि भैया हमें अपना संविधान चाहिए, हमें हमारे खुद के नेता होंगे, तो फिर ब्रिटिशर्स ने कहा यार चलो ठीक है, कुछ दिन तो हम इसी बहाने राज कर लेते हैं, कुछ और घुमाते फिराते तुमको। तो उन्होंने फिर एक साइमन कमीशन बिल पास किया दोस्तों। उस बिल में ये हुआ था कि मतलब अंग्रेजों द्वारा एक टीम बनाई गई 7 लोगों की। तो उसका काम ये था कि जो भारतीय संविधान बनेगा उसकी वो लोग देख रेख करेंगे, मतलब उसको वो लोग लिखेंगे, भारतीयों की से डिमांड करेंगे और आपको क्या चाहिए वो सब लिखेंगे, भारतीयों की जो फीलिंग्स हैं उनको समझेंगे। उसके लिए 7 मेंबरों की कमेटी बनाई गई। तो दोस्तों जब 7 मेंबरों की कमेटी बनाई गई तो उसमें जो उसके मेंबर थे वो सभी अंग्रेज लोग थे। तो आप समझिए, देखो फीलिंग्स इंडियंस की समझनी है और हैं अंग्रेज लोग, तो कैसे संभव हो सकता है। तो इसी का इंडियंस ने इसका विरोध किया और फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। साइमन कमीशन 7 अंग्रेजों का एक समूह था, और ये देखिए बताया सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 पुरुष संसद के ब्रिटिश सदस्य थे। जो इनका जो साइमन कमीशन है, ये साइमन एक मतलब इसकी जो कमेटी थी इसके अध्यक्ष थे, उनके नाम पे ये कमीशन पड़ा। साइमन कमीशन का लक्ष्य यह बताना था कि भारतीय संविधान का काम कैसे होगा और ये भारतीय संविधान कैसे काम करेगा। मतलब वो थे अंग्रेज और भारतीयों का संविधान बना रहे थे। तो आप लोग देख रहे हो ना कि मतलब सब कुछ उन्हीं के हाथ में, सब कुछ वही अपने हिसाब से करेंगे। अब देखो लाला लाजपत राय ने क्या किया,
इसका नारा दिया था कि साइमन का मिशन गो बैक, कि तुम साइमन का मिशन वापस जाओ। ये किसने नारा दिया था? लाला लाजपत राय ने। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत हमेशा पेपर में आता है। दोस्तों इसके बाद छोटे छोटे और दूसरे भी मूवमेंट हुए थे। दोस्तों वो क्या क्या घटनाएं हैं उनको बारे में थोड़ा देखते हैं। नेहरू कमेटी रिपोर्ट, ये भी हुई थी। ये कब हुई थी? 1928 में। लाहौर सत्र, लाहौर सेशन 1929 में। दांडी मार्च गांधी जी द्वारा किया गया था, नमक सत्याग्रह 1930 में। और ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये दोस्तों मतलब संविधान को लेकर हुई थी। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब ये सब संविधान। दोस्तों पूना पैक्ट, गांधी अम्बेडकर पैक्ट। दोस्तों ये मैंने बताया था कि पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर जी के बीच थोड़ी सी बहस हो गई थी दलितों को लेके, तो उसी में ये पूना पैक्ट हुआ। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों इसमें थोड़ा भारतीयों के लिए राहत थी कि अब इंडियन के साथ ये होगा। अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी द्वारा चलाया गया, मैंने आपको पहले ही बताया है। गांधी जी ने फिर उपवास किया। माउंट बेटन योजना, दोस्तों एक माउंट बेटन वाइस रॉय थे, लास्ट वाइस रॉय थे, उनके तहत ये एक प्लान लाया गया था। ये भी इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छा था। दोस्तों माउंट बेटन जो थे ना, वो आज़ादी के बाद तक भी 1-2 साल रहे। मतलब गांधी जी लोगों ने रोक लिया था कि आप सर रहिए, मतलब थोड़ा हमें गाइड कर दिए, क्योंकि थोड़ा इंडियंस के प्रति भावुक थे, अच्छे इंसान थे, इसलिए इनको आज़ादी के 1 साल तक इनको रोका रहा गया था। फिर दोस्तों क्या हुआ? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, मतलब फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास ही हो गया। कब? 1947 के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, ये मतलब जब 1947 का एक्ट पास हो गया कि भैया ठीक है अब भारत स्वतंत्र हो गया, और उसको 2 भागों में अंग्रेजों ने डिवाइड कर दिया, हिंदू और मुस्लिम के नाम से। लेकिन दोस्तों वो भी अच्छे से वो लोग नहीं कर पाए। लेकिन वो, और उन्होंने ये बोला कि जो हिंदू मुस्लिम है वो कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। देखो आज भी इंडिया में हिंदू और मुस्लिम कितने प्रेम भाव से रहते हैं। उन्होंने मतलब जो पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया वो कितना गलत कर दिया, और आज पाकिस्तान हमारे साथ कितना गलत करता है, हर जगह कितना गलत कदम उठाता है। और जो इंडिया में मुस्लिम है वो कितने भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन जो अंग्रेजों ने बोला ना, वो तो गलत प्रूफ हो गया कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते हैं। जबकि इंडिया में आज कितनी मतलब संतोष के साथ वो लोग सब आपस में भाईचारा का रिश्ता निभाते हैं और कितने अच्छे से रहते हैं। तो उनको ऐसा मतलब करना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कर दिया जाते जाते। तो फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? जब हिंदू और मुस्लिम अलग हो गए तो ये बोला गया कि भैया जो अपना पाकिस्तान में जाना चाहता है वो पाकिस्तान में चला जाए, जो इंडिया में रहना चाहता है वो इंडिया में रह जाए। तो भैया कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग इंडिया आ गए। तो अपना आपस में जिनको जो चाहिए था उन्होंने वो अपना स्वीकार कर लिया। अब देखो उसके बाद क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 तक सभी राज्य तो बोले ठीक है भैया हम इंडिया का पार्ट्स बन जाएंगे, लेकिन कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ये बोले नहीं भैया हम इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे, ये बोले। तो यार जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये बोले कि यार ये तो बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, अगर ये चले जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उन्होंने क्या किया? एक जुगाड़ सोचा, और जुगाड़ दोस्तों ये सोचा कि यार एक काम करते हैं, जनमत संग्रह करवा देते हैं, मतलब जनता द्वारा वोट डलवा देते हैं। तो उन्होंने कहीं कहीं तो ये वाला फंडा अपना लिया कि जनता द्वारा वोट डलवा लिया। लेकिन जो दोस्तों कश्मीर के वो थे ना राजा, तो उनके ऊपर पाकिस्तानियों ने कुछ ही दिन बाद अटैक कर दिया कि यार चलो इसको कब्जा कर लेते हैं, इसको हथिया लेते हैं। तो दोस्तों फिर जब राजा ने देखा कि यार पाकिस्तानी सेना हमारे ऊपर अटैक कर रही है, तो फिर दोस्तों उन्होंने इंडियंस के साथ एक समझौता किया कि हम मतलब इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, हमारी मदद करो। उन्होंने मतलब इंडियंस से कहा कि हमारी मदद करो, हमारे ऊपर पाकिस्तान अटैक कर रहा है। तो इंडियंस बोले, जो इंडियंस के इन भारतीय नेता थे वो बोले कि भैया यार हम आपकी मदद तो कर दें पर बदले में हमको क्या मिलेगा? जो भारतीय नेता थे वो बोले कि भैया हमको क्या मिलेगा बदले में? तो फिर एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जो दोस्तों अभी 5 अगस्त 2019 को अभी ख़त्म हुआ है कि ठीक है कश्मीर मतलब भारत का पार्ट तो रहेगा पर उसका सब कुछ अलग होगा, झंडा अलग होगा, संविधान अलग होगा। तो यार सोचा कि चलो, जो भारतीय नेता था कि चलो यार ठीक है अभी कर लेते हैं, बाद में इसको अपने कब्जे में कर लेंगे। तो फिर दोस्तों ये 370 और संविधान आर्टिकल्स 35A लगाया गया था उसी के तहत। फिर दोस्तों देखो उसके बाद क्या हुआ था, तो फिर मतलब इंडियंस ने उनकी मदद की और फिर जो पाकिस्तान था वो कश्मीर को कब्जा नहीं कर पाया। ठीक है, देखो दोस्तों अब मतलब जम्मू कश्मीर तो सुरक्षित हो गया,
जब पंडित उन्होंने सोचा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और पंडित नेहरू गांधी जी ने किया, चलो ये तो सुरक्षित हो गया, अब जूनागढ़ का देखते हैं। तो जो जूनागढ़ का नवाब था वो दोस्तों मुस्लिम था, लेकिन जबकि वहाँ की जो अधिकांश जनता थी वो हिंदू थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, यार यहाँ पे जनमत संग्रह करवाते हैं, मतलब वोट करवाते हैं पब्लिक द्वारा कि भैया कौन कहाँ पे रहना चाहता है। तो जो नवाब था वो तो बोला भैया हम पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे, लेकिन जो जनता थी वो बोल रही थी नहीं भैया हम तो इंडिया का पार्ट्स बनेंगे। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह करवाया, वोट डलवाए, तब उसमें देखा कि यार ये जो लोग हैं ये तो इंडियंस का होना चाहते हैं, इंडियंस की तरफ आने चाहते हैं, मतलब भारतीय बनना चाहते हैं। तो फिर वो लोग भारतीय हो गए और बाद में जो इनका नवाब था वो पाकिस्तान चला गया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद फिर देखो हैदराबाद बचा, मतलब जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, अब हैदराबाद बचा। तो हैदराबाद के निज़ाम को सितंबर 1948 में आंतरिक अराजकता, मतलब जो जनता थी वो बोली नहीं भैया हम तो इंडियंस का ही पार्ट बनेंगे, भारत का ही पार्ट बनेंगे, हम तो भारतीय बनेंगे। तो उसमें जो राज्य के अंदर जो आंतरिक अराजकता हुई, तो उसमें क्या हुआ, भारतीयों ने फिर कहा, जो भारतीय बनना चाह रहे थे कि नहीं भैया हम तो भारतीय बनेंगे, तो इसका सपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर किया और कैसे भी करके इनको मतलब डरा धमका के फिर इंडियंस का पार्ट बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे मतलब इंडिया के जो 565 रियासतें थी वो धीरे 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 करके इंडिया में मिलती गई, और फिर आज का इंडिया जो अपना है वो आज का इंडिया ये है। तो आप देख सकते हो कि हमारा मॉडर्न इंडिया का पार्ट कंप्लीट होता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैसी लगी हमारी वीडियो आप ज़रूर बताइए, और आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हमारे बाकी कोर्सेज भी 1 तारीख से लॉन्च होने वाले हैं, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और आप अपनी सफलता पा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।